बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आप लाहौर सेंटर से देख रहे हैं। हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, बड़ी ईद अभी गुजरी है और आपको मालूम है कि गर्मियों की छुट्टियों का भी आगाज़ हो चुका हुआ है। तो फिर बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ और साथ गर्मियों की छुट्टियाँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं फिर वो करते ये हैं कि ईद की छुट्टियाँ और गर्मियों की छुट्टियों में बिलखसूस वो अपने शहर से बाहर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं। जबकि मैं ये हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ आप नॉर्दर्न एरियाज़ का ना रुख करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल तारीख़ी मकामात हैं। आप उस जानिब ज़रा रुख करके बच्चों को थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी बताइए। लेकिन जो लोग फैमिलीज़ नॉर्दर्न एरियाज़ जाती हैं, आपको मालूम है गर्मियों का मौसम है, तो ज़रा आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो ठंड भी होती है, एक सुकून का एहसास होता है। और आप जब ग्रीनरी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, दरख्त देखते हैं, तो एक इत्मीनान और सुकून भी महसूस होता है और पॉजिटिव वाइब्स। अच्छा, मैं जब भी जाती हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ अपनी फैमिली के साथ तो मैं खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं सबको कहती हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू टेक इन द एनवायरनमेंट, द पॉजिटिविटी ऑफ द एनवायरनमेंट, कि वो जो सुकून है मैं उसको फ़ील करना चाहती हूँ। तो मेरा ज़्यादातर जो टाइम होता है छुट्टियों पे वो खामोशी ही से गुज़रता है, क्योंकि मैं उस मौसम को एंजॉय कर रही होती हूँ। लेकिन जहाँ पे हम अपनी इंजॉयमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे ख़वातीन ज़ात, जब आप इन पहाड़ी मकामात पे या कहीं पे भी सैर व तफरीह के लिए जाएँ, तो जो पिकनिक्स करने के लिए फैमिलीज़ जाती हैं, आप अपने पिकनिक का जो सामान ले के जाते हैं उसका जो कूड़ा होगा जमा हुआ या डिस्पोजेबल ग्लास होंगे, डिस्पोजेबल प्लेट्स होंगी, या अगर आप फल खा रहे हैं उनके छिलके, जो भी चीज़ हो, तो उसको फिर आप किसी लिफाफे में, किसी थैले में पैक करके वापस आप समेट के डस्टबिन में फेंकें। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने कुछ जगहों पे ये देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि वो माल्टा खा रहे हैं तो माल्टे के छिलके फेंक दिए, वो चिप्स खा रहे हैं तो चिप्स का रैपर फेंक दिया, जूस पी रहे हैं तो जूस का रैपर फेंक दिया, या थैले। वो जगह भी ख़राब होती है, उसकी खूबसूरती भी ख़राब होती है। और आप ये देखें कि ये हम किस पे डाल रहे हैं काम। ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, अगर हम खाने की चीज़ें लेके आए हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सफाई का ख्याल रखना फिर हम अपनी अवलीन तरजीह समझें। तो ये खुदारा प्लीज़, आप अगर इस वक्त छुट्टियों पे भी हैं और अगर प्रोग्राम देख रहे हैं या आगे प्लान करें कहीं जाने के लिए, तो प्लीज़ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये मुल्क हमारा अपना है, इसकी सफाई का ख्याल रखना भी हमने ही ज़िम्मेदारी उठा के अपने सर लेनी है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ये बात तो हो गई। अब दूसरी बात ये कि आज पहले सेगमेंट में आपकी मुलाकात सादिया अरशद साहिबा से होगी, जो वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है। उनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आपकी इतनी प्यारी और खूबसूरत बातें जो है ना, वो हमेशा ही दिल तो जीतती हैं। लेकिन मैं सोची थी कि आप कितनी पॉजिटिव हैं और आप कितना पॉजिटिविटी के साथ पैगाम देती हैं, तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच। आपसे भी इंस्पिरेशन हासिल है, जो सच बात है। हाँ, आप खुद बहुत अच्छी क्योंकि आपकी टिप्स जो हैं बड़ी मुफीद रहती हैं तमाम लोगों के लिए, तो फिर उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप माशाल्लाह खुद बहुत 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 पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। ख़वातीन ज़ात, क्लासिकल मौसीकी की बात करें, फोक गायकी की बात करें, ये अपना जॉनरा इन्होंने ओपन रखा हुआ है और पिछले 15 साल से जो है गायकी के शोबे से वाबस्ता है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से इंस्पिरेशन हासिल है। सो हम आप इनको प्राइवेट चैनल्स और पीटीवी पे भी बिलखसूस देखते हैं। सो आज हमने सोचा वीकेंड एट होम में इनको बुलाया जाए। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में मुस्कुरा रही हैं गो के। वैसे मैं किचन के सेगमेंट में सबसे पहले जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वेरिएशन देनी चाहिए। शेफ नाजिश मौजूद है, बहुत ही प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाजिश, क्या होने वाला है? अच्छा, आज जो होने वाला है, क्योंकि मैंगो सीज़न में आए हुए हैं, ठीक है, हम मैंगो से मैंगो मिंट ड्रिंक बनाएंगे, उसके साथ हम ढाबा स्टाइल कढ़ाई बनाएंगे, उसके साथ हम सैलड बनाएंगे, कचुम्बर सैलड। बिल्कुल ठीक, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। सादिया, हम हॉरोस्कोप की तो बात करते हैं, हम लाइव कॉल्स भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि लोगों का रुझान एनएलपी की तरफ भी है, जिसको आप हेड करती हैं, आप स्पेशलाइज करती हैं,
और फिर हम कलर थेरेपी की भी थोड़ी सी बात करें, क्योंकि मेरा पहला सवाल ही बल्कि ये कि जो कलर थेरेपी की जो वेरिएशन होती है वो मौसम पे भी डिपेंड करती है कि नहीं? अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल करती है। जाहिर है कि जब हम गर्मियों के मौसम में तो हमारा दिल करता है कि हम लाइट कलर्स पहने या हम फ्रेश कलर पहने ना, क्योंकि ज़रा फ्रेश लगना चाहिए। लेकिन अच्छा मैं आपको ना आज एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझाती हूँ। हर पर्सनैलिटी का भी एक कलर होता है। जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी का एक कलर होगा, मेरी पर्सनैलिटी का है, इनकी पर्सनैलिटी का है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि हर इंसान एक मखसूस कलर बार बार रिपीटेडली पहनता है। अगर हम अपनी आम लाइफ में देखें तो हर इंसान को एक स्पेसिफिक कलर पसंद होगा। जिस तरह इनको एक स्पेसिफिक कलर पसंद होगा, इस कलर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑरा का एक कलर होता है। हर एक की ऑरा का एक कलर होता है, हर एक को एक खास कलर अट्रैक्ट बाबा। अब उसमें क्या होता है कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको फर्स्ट कीजिए कलर अट्रैक्ट करता है, ठीक है आप पहनिए, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच रखिए। उसकी तादाद को कभी कभी कम करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि रिपीटेडली जब हम एक कलर को पहनते हैं, कुछ कलर्स तो ठीक है बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट कीजिए ब्लू है, स्काई ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है, ये कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी जिस तरह आप नेचर की बात कर रही थी, तो जब आप कहते हैं ना कि नेचर में हम जाते हैं और अपने आप को मेडिटेट बेसिकली करते हैं या नेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है और करना भी चाहिए, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ देती है। तो अपने अंदर हम एब्जॉर्ब करते हैं, हेड टू टो हर चीज़ अपने अंदर हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी हम नेचर को क्या दे रहे हैं, हम नेचर को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही। तो हम नेचर को, जैसे आपने कहा मैं खामोशी से, लेकिन आपकी वो खामोशी भी जो है ना, वो नेचर को बहुत कुछ दे रही होती है। ट्रू। और वो नेचर को क्या मैसेज जा रहा है, ये बिटवीन यू एंड जो भी उस वक्त का जो एनवायरनमेंट जो भी होता है। अब जब हम कलर्स की बात करें, मैं आप आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि हमारे इंडिविजुअल से, जिस तरह आपका क्या फेवरेट कलर होगा? मेरा ब्लैक है जी। ब्लैक। हाँ ब्लैक। अच्छा, बल्कि मैं सॉरी इंटरप्ट करते हुए, हमने मीडिया पर्सनालिटी के लोगों को ज्यादातर देखा है ब्लैक को पसंद करते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ही है। और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो है वो लाइट कलर्स को पसंद करते हैं। आई मीन इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस या इसका कोई असर भी होता है? अच्छा, इसमें ज़्यादातर तो ये भी एक बहुत एक बात है ना कि ब्लैक कलर पहनने से वो लोग समझते हैं कि वी लुक स्लिम है। बिल्कुल ठीक है, ये एक हो जाता है। ब्लैक कलर पहनने से ही भी होता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। ब्लैक कलर के बारे में एक मिथ है जिसके बारे में मेरा ख्याल है मैंने ऑफनली बात की है कि ब्लैक कलर के बारे में ये है कि जी ब्लैक कलर जो सा होता है खुदा नखास्ता बड़ा नेगेटिव है, नहीं पहनना चाहिए, या कोई ऐसी बहुत सी बातें इसके, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लैक कलर बहुत सी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको रिपीटेडली नहीं पहनना चाहिए। इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो खाना काबा का जो गुलाफ है, बिल्कुल उसका रंग ब्लैक है, माशाल्लाह जचता है। ट्रू। क्योंकि वहाँ तो हम सब बहुत एक अकीदत और एहतराम के साथ, हम बड़े गुनाहगार लोग वहाँ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो है ना, वो वहाँ की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, तो बनता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसलिए उसको गलत रंग बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। नहीं, हम नहीं कह सकते, बिल्कुल कोई रंग भी गलत नहीं है, कोई भी रंग गलत नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब हम लोग आपस में बहुत ब्लैक, आप बहुत सी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ना ब्रेक दीजिए। अब जब आपने ब्रेक देना है, या अगर आपने ब्लैक कलर मुसलसल पहना भी है, तो बीच में आप वाइट को पहनिए, ब्लूज को ऐड कीजिए, ठीक है, ग्रीन को ऐड कीजिए, लाइट कलर्स को बीच में, फिर बेशक आप ब्लैक को पहन, गैप होना चाहिए। हाँ, चेंज लेकर आइए। आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि जो लोग बहुत ब्लैक पहनते हैं ना, वो लोगों की नेगेटिविटी को या नेगेटिव एनर्जी को बहुत एब्जॉर्ब। बिल्कुल सही। नाजिश, आप कौन सा कलर ज्यादा पहनना पसंद करती हैं? वैसे मैंने देखा है नाजिश का फेस इनोसेंट है, तो इस पे हर कलर लाइट कलर ज्यादा जचते हैं, बट आप बताओ। मुझे भी लाइट कलर पसंद है, बट मुझे सूखा मेहंदी कलर जो है ना, वो मेरा मेहंदी वाला, वो मैं ज्यादा ग्रीन की फैमिली में, हाँ, ग्रीन की फैमिली में। अब इसकी जो पर्सनालिटी ना हैप्पी होगी, और ये समटाइम ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। नाजिश ऐसा है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगी ना, तो मुझे तो सारे घर वाले कहते हैं तुम कोई भी कलर पहन लेती हो, मेरा कोई वो नहीं है। आप मुझे बेहतर जानती हैं, मेरा कोई एक फॉन्ड, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एनी वन कलर, मैं सारे कलर्स पहन लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर कलर को ट्राई करना चाहिए, पहने, उसकी एनर्जी को भी इंजॉय करें। लेकिन ये आपके अंदर चेंज आया होगा कुछ आज से 10-12 साल पहले, ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। उससे पहले आप किसी एक कलर के ऊपर बहुत फोकस रहती होंगे, वो कोई डार्क कलर, ऐसे ट्रू, स्पॉट ऑन, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सादिया, लेकिन अब जब हम इस मौसम की बात करते हैं, ज्यादातर क्या कलर्स हैं जो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स को प्रमोट करेंगे? सबसे बेहतर ये होता है, मैं सबके लिए नॉर्मल जर्नल मैसेज है कि आप जोन से मर्जी कलर को ये पहनते हो ना,
तो बीच में उसको ब्रेक जरूर करें। ठीक है। इट्स अ जनरल मैसेज, ये सबको है, ब्रेक करें। और जब आप ब्रेक करने लगे ना, अगर आप डार्क कलर से पहनते हैं तो वाइट से करें, लाइट गोल्डन येलो की टोन्स उसमें जाएं, ब्लू की टोन्स में जाएं। ये एकदम से आपकी पर्सनालिटी को फ्रेश कर देते हैं, यू फील गुड, एकदम से अच्छा लगता है। और जो लोग बहुत रेड कलर को पहनते हैं, आप कभी देखिएगा उनकी बड़ी एग्रेसिव पर्सनालिटी हो। हमारे यहाँ शादियों में अब तो जरा ट्रेंड चेंज हुआ है, बारात के दिन जो है रेड वाज वेरी कंपल्सरी, रेड वाज बिल्कुल कि रेड के अलावा आप कोई कलर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। गो के वलीमे के लिए हमेशा लाइटर टोन्स पे जाया करती थी बच्चियां, लेकिन अब तो रिवाज चेंज हुआ, बच्चियां एक्सपेरिमेंट करी, व्हिच इज अ गुड थिंग। जबकि मैं अगर जो अपने क्लाइंट्स को जब भी मशवरा देती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि निकाह वाले दिन रेड को मत पहने। अच्छा ओके, आप क्या इनकरेज करती हैं? ज्यादातर बच्चे वाइट। मैं हमेशा कहती हूँ लाइटर टोन में जाओ, लेकिन वो तो है बर्थ चार्ट को देखते हुए मैं बताती हूँ, बट आई सजेस्ट कि आप वाइट में रहो, क्योंकि वीनस पे डिपेंड, प्लैनेट वीनस पे डिपेंड कर रहा होता है। वाइट में रहो, येलोज में रहो, लाइटर टोन में रहो, स्पेशली जब निकाह। वैसे आपकी रुखसती है, इफ यू वांट टू वेयर रेड दैट इज अप टू यू। मैंने अपने निकाह पे ऑफ वाइट कलर का जोड़ा बड़ा पहना, बेहतरीन होता मुझे है। मेरी दादी ने कहा था कि ये तुमने पहनना है, सबसे बेहतरीन होता मैंने है, ऑफ पता है? वाइट पहना था। वो वाइट की फैमिली में रहना चाहिए, आइवरी के शेड्स में रहना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन बिल्कुल होता है। सही। लेकिन अब जो बच्चियां पहनती हैं अब तो कलर, ट्रेंड हो गया है वो तो मेरे ख्याल में और मेरा ख्याल में कि जब से मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रा इसका अवेयरनेस आई है, तो रिकमेंडेशन पे लोग अब इस चीज़ पे चलते हैं, विच इज़ गुड। बिल्कुल सही, चलना भी चाहिए, क्योंकि आखिर इसमें कोई तो बात है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में जा। बिल्कुल सही। अच्छा सादिया, जिस तरह हम कहते हैं कि स्टोन्स का भी जो तयन है कि किस शख्स ने क्या पहनना है स्टोन, वो भी जायचे के हिसाब से होता है। मतलब मैंने अगर गोल्डन टोपैज पहना तो ये आपने मुझे बताया था, बल्कि मैंने मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले ही मेरी अम्मी ने मुझे ये स्टोन पहनवाया था, ये नहीं था, एक और था। फिर मेरी सादिया से जब मुलाकात हुई तो सादिया ने मुझे, बहुत पहले मुलाकात हुई, गो के हम इकट्ठे एक प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, एक चैनल पे हुई, सादिया ने देख के मुझे कहा कि जी ये आप बड़े साइज़ का पहने जो आपकी स्किन को भी टच ज़रूर करे। फिर मैंने बदलवा के मैंने चेंज करवाया, क्योंकि ये जुपिटर से रिलेटेड होता है, और जो भी टोपाज पहने या सफ़ार पहने वो टच करना चाहिए। बाकी जिस तरह हम हर प्लैनेट आपका जब जायचा बनता है उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा प्लैनेट वीक है, उससे रिलेटेड फिर आपको आपका जेमस्टोन पे। अब ये आजकल ना एक ट्रेंड है, आप एरीज है तो आप ये पहन लें, आप टॉरस है, ऐसे नहीं होता है, वो उसके पहनने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। आपका जब बर्थ चार्ट देखा जाता है, अब जिस तरह से मैं चलिए एस्ट्रोलॉजी में हूँ तो फिर मुझे तो बहुत से पहन लेने चाहिए, ऐसे नहीं होता है, और कई दफ़ा ज़रूरत भी नहीं होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती है और आपको नहीं पहनना चाहिए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अगर आपको जरूरत है, कहते हैं दवाई उस वक्त खाओ जब जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है तो मत खाओ, जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल सही। आप इजी रहें अपनी लाइफ में। और एक और जो मेरा जनरल मैसेज है सबको, अपने सदकात देते रहा करें, वो ज़्यादा हो वो थोड़ा हो, वो जिस भी फॉर्म में हो, सदकात बला को टालते हैं। अच्छा, अब सदका किस फॉर्म में दिया जाए? क्या आपका खाना जहाँ खिलाने पे से दिल मुतमईन हो। मैं आपको ना सबको एक फिर से कहूँगी, एक जनरल सबके लिए देखिए, कभी कभी ना हम सदका क्या होता है, सदका जारी है, कभी कभी हम किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं, कभी किसी के लिए हम कुछ अच्छा काम कर देते हैं, वो आप अपने रब को राजी कर रहे होते हो और अपने मन को राजी कर रहे होते हो। ठीक है, आप कभी कभी किसी को खिला के कुछ खुश होते हो, कभी आप किसी की किसी तरह से भी मदद, तो फिर आप ठंडा पानी इन गर्मियों के मौसम में सबसे बेहतरीन है। किन घरों में, जिन घरों के बाहर कूलर्स लगे होते हैं, आप यकीन जाने मैं बड़ी आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं हसद उस तरह महसूस करती हूँ कि बड़े खुशकिस्मत ये लोग हैं कि ये दुआएं समेट रहे हैं। वो ऑब्वियसली आपके घर की लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है। मेरा घर थोड़ा सा अंदर करके मेन रोड पे नहीं है, तो उधर तो हर कोई ऑब्वियसली फैसिलिटेट हो रहा होता है, लेकिन जिन लोगों के मेन घर पे रोड पे घर है, वहाँ पे तो हर कोई राहगीर जो है उन कूलर्स का फायदा उठा सकता है। तो आप देखें तो मुफ्त में नहीं, क्या आप अपनी गाड़ी में या जिस तरह से भी है, आप लें ना जरा बॉटल्स कार्टन्स लें, आप निकलें राह में चलते हुए, ये जो आपके इशारे पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग होते हैं, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं भाई, ऐसा ही है। आप उनको भी इंसान समझिए। आप जिस तरह से, मैंने आपको कहा ना, जहाँ आपका मन राजी होगा ना, आप समझ ले रब राजी है। अच्छा, एक और बात आप देखें, हम सिर्फ मुमताज हम इंसानों की नहीं, आप चरिंद बिरिंद जानवर, बचपन से हमने ये सीखा है कि परिंदों के लिए छोटी सी कटोरी के अंदर पानी भरा। ऐसा ही आपके घर में भी ये होता है? बताएं ना थोड़ा सा। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हमारे घर में बल्कि ना एक छत पे हमारे बहुत सारे कबूतर रखे हुए हैं, कुदरती तौर पे वो आते हैं
हम उसमें जना वो बाजरा पानी वो हमारी ड्यूटी है अरसा दराज से क्या बात है। कि उनको डालते हैं, वो फिर आते हैं खाते हैं उड़ जाते हैं फिर आते हैं खाते हैं, उनकी इनकी रूटीन है उनकी। आते हैं खाते हैं, आपको दुआएं देते हैं दुआएं और देते चले हैं जाते बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है, वो फिर आपके लिए जब दुआएं देते हैं फिर आप हर आफत से आप महफूज रहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आपको कुछ फील होता है कि जैसे एक, और कबूतर बिलखसूस तमाम परिंदे, लेकिन कबूतरों का तो एक खास एक सुकून इत्मीनान भी उनको देख के महसूस बंदा करता है, आपको कोई फील होता है पॉजिटिविटी अपने घर में बरकत? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वो सुबह फजर के टाइम उनकी आवाज़ें आती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बंदा जो है अपने आप को बहुत एक फ्रेशनेस फील करता है कि यार और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं वो, क्योंकि जाहिर बात है जब वो घर से निकलते हैं अपनी खुराक के लिए वो विर्द करते हैं फिर वो, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। बिल्कुल सही। और परिंदों को वैसे भी वो सुबह सुबह जी, रात को आप अच्छा, आपकी क्या रूटीन है, कब खाना डालते हैं, आपको रूटीन का तो पता होगा? हम उसको फिल रखते हैं, यानी जब वो खत्म होने लगता है हम उसको फिल कर देते हैं, घर में उनके भरा हुआ रहता है। क्या बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देखें ना, ये छोटी छोटी चीजें, देखिए ना, ये छोटी छोटे से अमल जो है, ये हम यानी कि जिस वक्त बात हो रही है किसका, तो पॉजिटिविटी की हो रही है ना, तो ये माइंड में अपने पॉजिटिविटी रखे कि हमने हर वक्त हर चीज में कोई ना कोई अच्छा पहलू, अच्छा अमल रखना है। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला आपके घर में, आपके रिस्क में, आपके अमाल में, आपके इस जहां में, आपके अगले जहां में ऐसा ही है, हमेशा अच्छी चीज रखेगा आपको। आप अपने लिए भी अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा। अच्छा, मुझे सादिया ये बताइएगा, एकदम से मेरे जहन में सवाल आया, हम डायमंड ज़रूरी नहीं होता हर कोई पहने, एंड दे आर एक्सपेंसिव, उनकी मेंटेनेंस भी रखनी पड़ती है। अच्छा, ये भी मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, आपने डायमंड रिंग खरीद ली ना, तो उसके बाद उसके स्टोन को भी चेक कराना होता है कि हिल ना जाए, हिल गया तो फिर गए वो पैसे। ऐसा ही है कि नहीं? तो वो भी एक बड़ी ख्वारी किस्म की है मेरे जैसे तो सुस्त बंदे के लिए कि आप जाके चेक करा रहे हो। एनीवेज, लेकिन डायमंड जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो पहन सकते हैं, लेकिन क्या जरकन जो है स्टोन या जो जरकन की रिंग्स हैं वो भी जायचे के हिसाब से देखनी होती है या कोई भी पहन सकता है? अच्छा, देखिए, डायमंड का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायमंड हमेशा 1 कैरेट से 1 कैरेट या 1 कैरेट से ऊपर होगा तो फिर वो आपको यानी कि आपके अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट वो फिर बेहतर है। अदरवाइज 1 कैरेट से कम का होगा तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपने बस फैशन के लिए पहना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वैसे वो भी फैशन नहीं रहेगा इतने इतने से स्टोन्स में, क्या फायदा? वो उस तरह से चलता है, ठीक है। तो वो बहुत एक्सपेंसिव जा पड़ता है, तो मैं तो उस तरह से रेकमेंड करती भी बिल्कुल, मैं भी तो कहती हूँ आसानियाँ पैदा करो, आसानियाँ बिल्कुल बिल्कुल रेकमेंड मैं भी नहीं करूँगी। मैं नहीं रेकमेंड करती। उससे बेहतर होता है कि आप पर्ल पहन लें। अच्छा, ओके, ठीक है, आप ओपल पहन लें। ओके। ये वीनस की जिनकी पोजीशन वीक होती है तो ये मैं उनको रेकमेंड। ओपल का क्या कलर बनता है? ओपल बड़ा प्यारा सा होता है, उसमें जरा वो डिफरेंट सी ना शाइन सी निकलती है, ठीक है। डिफरेंट से वैसे लगता है। एक फायरी ओपल होता है और एक फायरी ओपल का तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता, बहुत कम केसेस में रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। तो उससे बेहतर होता है आप ओपल पहन लें, जिस तरह से ये पहना हुआ है मैंने। ओके, ये दिखाइएगा जरा इसका क्लोजअप। ये ओपल है, ये ओपल है? हाँ जी, ठीक है, ओपल पहना हुआ है मैंने, ठीक है। तो ओपल में भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये बिल्कुल वाइट पर्ल है, ओके, वाइट पर्ल है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की उसमें चीज़ें बताई जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम बर्थ चार्ट को देखते हैं उसके लिए हाथ से रिकमेंडेशंस होती हैं। सो किसी भी महंगी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका कम पैसों में भी गुजारा आप कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही। और जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीज़ें रहती हैं तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्ट्स पहले सबसे बेहतरीन है। उसको अपने पास रख भी सकते हैं, वो मेरे पास ट्री की फॉर्म में भी होते हैं, आप पेंडेंट की फॉर्म में पहने, रिंग की फॉर्म में पहने, वैसे रख लें। वो सबसे, वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप उसे मेडिटेट कर सकते हैं। वो इतनी अच्छी और बेस्ट चीज़ है ना सुंदस, इट विल मेक यू सो मच हैप्पी, फ्रेश, हर तरह से सबसे अच्छा। और फिर ये जो पिंक सॉल्ट है, हम तो लकी हैं, हमारे पास तो पिंक सॉल्ट बेशुमार है। आप अपने खाने में पिंक सॉल्ट डालना शुरू कर दें, आप दूसरा सॉल्ट मत डालें। अच्छा, ओके। पिंक सॉल्ट अब आप खाएं, आपके लिए वो वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और ये जो लोगों को एंजाइटी वगैरह बहुत रहती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। नाजिश, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल आप कर रही हैं, कितना करती हैं बताइए? मैं घर के खाने में पिंक सॉल्ट का आप जो इस्तेमाल मुझे खाना बना के भेजती हैं उसमें भी होता है कि नहीं? सैलेड में खास तौर पे। सैलेड पे? अच्छा, इतनी निजी बातें नहीं बताने की जरूरत। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ ख़वातीन के साथ, नाजिश जो है ना
हमारे घर में इनका खाना बड़ा मशहूर है और मकबूल है, क्योंकि ये प्राइवेट केटरिंग भी करती हैं। तो अक्सर जब मेरी बेटी के टेस्ट बड्स को ज़रूरत होती है ना, और हम कहते हैं कि बाहर का नहीं उसको खाना खिलवाना, घर में भी ज़रा जो खाना बनता है वो कहती है थोड़ी वेरिएशन लाए, तो हम तंग आ जाते हैं, समझ नहीं आती। तो नाजिश का जो हाथ का खाना है ना, वो सबसे ज़्यादा उसको पसंद आता है। तो मैं कभी कभी इसको फिर जहमत देती हूँ, लेकिन उसमें आप पिंक सॉल्ट सैलेड में करती हूँ इस्तेमाल, और ये आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल सही। ख़वातीन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक नेमत के तौर पे हमें सौंपा है। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए आप देखें, हर तरह का मौसम इधर है, हर तरह के नज़ारे इधर हैं, फिर कुदरत के ऐसे करिश्मे यहाँ पे मौजूद हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा कदर करनी चाहिए। कदर हम करते हैं लेकिन और ज़्यादा करें, जितनी करेंगे वो कम होगी। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इसी के साथ सादिया, थैंक यू सो मच। माय प्लेयर, आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन जी बिल्कुल सही मुस्कुरा रहे हैं, माइक पकड़ें सर, और आ जाइए बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। और किचन में शेफ़ नाजिश कुछ ढूंढ रही हैं, और ये आया शोर और इनको मिल गई ये प्लेट बड़ी वाली। वेरी गुड नाजिश, जीती रहें, खुश रहें। और मुमताज़ अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद है और बड़ा खूबसूरत परफॉर्म किया है। बताया ना इनको, मैंने अभी तारीफ की है इनकी इतनी सारी। हाँ, ऑनर भी ज़रूरी है ना, फिर ऑफर तो लोगों ने नहीं सुनी। मैं इनको कह रही थी कि जो इन्होंने गाना गाया ना, उसका जो मतन था, हाँ। जो उसका सब्जेक्ट था, वो इतना अच्छा था, अबाउट फ्रेंड्स। अच्छा, आई एम वेरी सरप्राइज आपने मतन लफ्ज बोला है, ये बड़ा मुश्किल लफ्ज है। शुक्र है मैं मटन नहीं कह दी। मैं वही हैरान हूँ डॉक्टर साहब, नहीं इसका ये मतलब नहीं मैं आपको अंडर एस्टिमेट उर्दू को करती हूँ, लेकिन बड़े कम लोग हैं इस किस्म की सखील उर्दू बोले। जीती रहे, शुक्रिया, वेरी गुड। आदाब आदाब। अच्छा जी, थोड़ा सा आज हम डिफरेंट टॉपिक जो हाँ, मैंने आपने हाँ, डिसाइड किया, हाँ, डिफरेंट तो नहीं लेकिन ऐसा टॉपिक जिस पे कम गुफ्तगू की नहीं, गई। मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए बताया था क्योंकि इसके हमें सवालात आए थे कि हाँ। हमें इस चीज के सिम्टम्स हो रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया और आपको बताया। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात ये करेंगे कि जो खून है उसका जो टेम्पो, सादा ज़बान में कहें, उसका जो दौरानिया हाँ। है वो क्या सही तसलसल में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल। क्या उसकी टाइमिंग ठीक है कि नहीं। नाउ दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी सरप्राइजिंग कि अल्लाह ना करे अगर इसमें थोड़ी सी भी 19-20 की हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। एग्जैक्टली, इस पे बात करते हैं। मतलब इसको हम इंग्लिश में, आम फहम इंग्लिश में कहेंगे पुअर सर्कुलेशन। बिल्कुल सही। कि आपका खून का जो दौरानिया है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो क्या है? सबसे पहले तो जो जब खून का दौरानिया कम होता है ना, तो वो आपकी पाँव और हाथों पे वाजे होता है। ओके। ठीक है, क्योंकि दैट मीन्स कि आपका खून हार्ट से परे परे जो जगह हैं इधर तक सही नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा, उसके सिम्टम्स जो आते हैं हाथ पैरों पे जब आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके हाथों में या पैरों में टिंगलिंग हो, जैसे कोई सुइयां चुभ रही हैं, या जैसे सो नहीं जाती टांग या आपके पाँव या कोई उंगली कोई हाथ की वो सो रही है। इसके अलावा या शूटिंग पेन हो आपको अपनी इनको एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं जो हाथ और पैर होते हैं, तो इनमें कोई शूटिंग पेन हो तो इसका मतलब है कि आपकी पुअर सर्कुलेशन है, और इसका ये मतलब है खून जो है वो उधर जो एंड वाली नर्व्स हैं वहां तक नहीं जा रहा सही तरीके से। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है वो एंकल्स, यानी कि जो क्या कहते हैं, गिटे और जितना तो और जो टांगे हैं उनके हमें यही घुटने नहीं, घुटने नहीं, गिटे, अच्छा, ओके, एंकल्स। अच्छा, ओके, सॉरी, हाँ। अच्छा, तो वो आपने मेरी टखने अच्छा यार, टखने, मैं ओके। फिर अब मैं जरा- पंजाबी जबान में भी जरा बात कर जरूर करें, हाँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो उधर अगर आपकी स्वेलिंग हो जाए, इसका मतलब है कि सारी जो पानी है ना बॉडी का, वो ट्रैप हो रहा है आपकी टांगों के अंदर। ठीक ठीक है। है, मतलब सोजन हो ठीक जाए, है। पैरों में सोजन हो जाए, ठीक है। ज्यादा देर रहे, प्लीज उसको चेक कराएं, या तो वेल्व्स ठीक नहीं ठीक है। है उसके वेन्स के, या कोई और प्रॉब्लम ठीक है। है। अच्छा, उसके अलावा जो है कई लोगों को हाथ पैर ठंडे रहते हैं, वो आपको कहते हैं यार हाथ पैर ही नहीं गर्म होते हमारे। तो जब आपके हाथ पैर ठंडे रहें तो या तो आयरन की कमी है, या विटामिन B12 की कमी है, या फिर पुअर सर्कुलेशन। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेल्स,
नेल्स की हेल्थ बड़ा बताती है। अगर किसी के नेल्स पे वाइड वाइड लाइनें पड़नी शुरू हो जाए ना, जो ऐसे जैसे खड़ी उभरी हुई होती हैं, तो वर्टिकल रिजेस उनको बोलते हैं। उसका मतलब है या तो नेल बेड में कोई इन्फेक्शन है या फिर पुअर सर्कुलेशन ओके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर आपकी टांगों के ऊपर ऐसे स्पाइरल सी, जैसे क्या मैं कहूँ, जैसे लाइन की तरह हाँ, लाइंस सांप की नजर तरह आती की, हैं। एग्जैक्टली आती हैं, yes, yes। वो वेन्स बन जाएं हाँ, टांगों के ऊपर, हाँ। तो हाथों पे नहीं, टांगों पे। अगर अच्छा। टांगों पे बन रहे हो या स्पाइडर्स बने हो, उभरी हुई नजर आ रही है बकायदा, जाले की तरह बनी हुई। एग्जैक्टली, या ठीक है। मकड़ी के जाले, बिल्कुल मकड़ी। एग्जैक्टली। तो फिर आपने दिखाना है, इसका ये मतलब है कि आपकी सर्कुलेशन ठीक नहीं है, आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करें। अच्छा, लेकिन हाथों पे भी अब जिस तरह मुझे थोड़ी सी उभरी हुई एक आधी, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये जो उभरी हुई होती हैं, ये तो जब गर्मी होती है तो वेजोडाइलेटेशन होता है, जब सर्दी होती है तो ये सिकुड़ जाएंगी। ठीक है। तो अगर हाथों पे आपका इस तरह नजर आए, नहीं, मेरा भी हाथों पे नहीं, तो वो हाथों कोई पे नहीं, मसला हाथों पे नहीं। नहीं। इसके अलावा कई दफा होता है सुंदर, कई लोगों को ना एक रेनॉल्ड्स फिनोमिनन होता है। वो ये होता है कि उन किसी सर्दी की जगह पे जाए ना, तो उनकी नीली हो जाती हैं उंगलियां, हाँ, या हाँ। नाखून नीले हो जाते हैं, सही। तो इसका मतलब है कि सर्कुलेशन सही नहीं है, ज्यादा देर वो रहे तो ठीक है। फिर उसको चेकअप कराना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या ग़िज़ाएं ले सकते हैं कि हमारा, इसमें ये है कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर से रजू करें। ही और शी शुड फाइंड आउट कि हो क्या रहा है आपकी बॉडी में। और आप ग़िज़ाओं में ले सकते हैं, कलवंजी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, थोड़ी कलवंजी 3-4 दाने सुबह के वक्त, आपकी ब्लड को वो पतला करती है। रोजाना करें, लेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली, सुबह के वक्त निहार में 4 दाने जरा से। अच्छा, उसके अलावा आप तरबूज के बीज इस्तेमाल करें। आजकल तरबूज आए हुए हैं, तो तरबूज के बीजों को भी साथ ही खा जाएं। रियली, बीज एज इट इज खा लें। वेरी गुड। Okay। वाटरमेलन सीड्स के एक्सट्रैक्ट्स की तो अब गोलियां बन रही हैं, ठीक है। जो मार्केट में दस्तयाब और है। वो तो साइज तो बीज, सॉरी काटते हुए आपकी बात इंटरप्ट करते हुए माजरत, वो बीज का तो साइज ऐसा है कि वो नॉर्मल गोली भी अगर आप एंटीबायोटिक भी लें तो वो ज्यादा नहीं, उसको चबा के खा जाए। ठीक है। वो तो आप खा रहे हैं तरबूज, तो मतलब आई मीन ठीक। कोई हमारे मुश्किल जानने बात नहीं वाले है। वो- कौन सा आम की गुठली है जो निगलनी है? नहीं, हमारे एक जानने वाले वो चेरी का भी बीज खा लेते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह उनको सेहत दे। मैं एक्चुअली में चेरी का बीज खा जाते हैं, चेरी समेत ही। वेरी स्ट्रेंज, मैं उनको कहती हूँ तो इतने दरख्त जामुन भी खा जाते होंगे फिर। जो कि अच्छा, मुझे जामुन का बीज अच्छा होता है। लेकिन जामुन का बीज खा सकते हैं? हाँ, जामुन का बीज अच्छी तरह उसको खुश करके पाउडर बना के डायबिटीज के लोग खाते हैं। डायबिटीज के लिए वो हाँ, है ना, हाँ, देखा, इनको भी पता है। खुबानी का जो बीज होता है वो खा सकते हैं ना? हाँ, 6 से 7 बादाम, उसके बादाम, बादाम से भी महंगा है वो इस वक्त 6 मार्केट में। से 7 उसके आप दाने खाएं, क्योंकि थोड़े से कड़वेपन में होते हैं। कहते हैं उसके अंदर वो होता है ना, वो जो पॉइजन होता है साइनाइड, तो वो बी केयरफुल, उसको भर भर के बोके भर भर के नहीं नहीं, खाना। नहीं, थोड़े, हाँ, 5 से 7, ठीक है, बिल्कुल बड़ी सही, अच्छी बात बिल्कुल बताई है सही। वैसे। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कि ये जो धनिया होता है, धनिया इज ऑल्सो वेरी गुड। धनिया का इस्तेमाल कीजिए, चटनियों में आजकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी ड्रिंक्स बना सकते हैं, और वैसे भी हम आलू गोश्त और हर चीज़ पे धनिया डाल डाल के खाते हैं, विच इज़ रियली गुड। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, लेग रेजेस करें, जब लेटें तो 90 डिग्रीज पे टांगों को ज़रूर रेज करें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका जो ट्रैप्ड फ्लूइड है वो निकल जाता है। रात को जब सोएं तो अपने पैरों के नीचे तकिया रखें, ओके। ठीक है, उससे आपका एक्सेस फ्लूइड ड्रेन हो जाए। अच्छा, मैं आपसे यही बात अब ऑनरी डिस्कस, आप अपना क्यों ना मुझे नींद नहीं आती बहुत अरसे से। एक तो वैसे टूट टूट के दमे की वजह से आ रही है, लेकिन अगर कोई गलती से आ भी जाती है एक तसलसल में नींद, तो जब तक मैंने पैरों के नीचे मोटा तकिया ना रखा हो मुझे सुकून वाली नींद नहीं आती। जो लोग ऐसा करते हैं उसका क्या सिम्टम्स हैं, या ये जनरली भी अच्छा है हेल्थ के लिए? आपने कहा जनरली इट्स गुड फॉर हेल्थ इन द सेंस के आपके ब्रेन को सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है ना। तो नींद कई दफ़ा ऐसे नहीं आती, क्योंकि एक तो ये होता है कि आपकी ब्रेन चैटरिंग हो रही है, आप बहुत एक्टिव हैं, आपने रात को कोई चाय कॉफ़ी वगैरह पी ली है, या ग्रीन टी के अंदर कोई था, वो कई ग्रीन टीज़ ऐसी हैं जिनमें कैफीन होता है, जो सुबह के वक्त पीने वाली होती हैं, तो वो अगर आपने पी लिया तो आपकी ब्रेन चैटरिंग हो रही है। अगर आप खाना खाएंगे सोने से 1 घंटा पहले, तब भी आपके ब्रेन चैटरिंग एक्टिव हो जाएगा ब्रेन। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तब भी हो जाएगा। तो इसमें यह है कि अगर सर्कुलेशन कम हो तब भी, तो अगर आप टांगों के नीचे तकिया रखते हो तो इसका ये मतलब है कि ब्लड इज नाउ सर्कुलेटिंग बेटर इन योर बॉडी, Okay. सो इट विल ओवरऑल गिव यू अ बेटर स्लीप। तो इट्स अ गुड थिंग, मुझे तो हाँ, मतलब आजमूदा है, इट्स अ ये तो गुड थिंग, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और सही। इसके अलावा ना टिप ऑफ द डे ये है कि जिन लोगों को सोजें पड़ती हों जिस्म के अंदर, वो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि नमक जो है उसको अगर ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा, 3-4 दिन ख़त्म करके देखें। और भी चीज़ें होती हैं, मसलन आप खाने में अगर सिरका डाल लो, जो कि सुन्नत नबी में भी है, तो बहुत अच्छा वो आपको जायका दे देता है। लेकिन नमक 3-4 दिन ख़त्म करके या कम करके देखें, और हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर लें, पिंक सॉल्ट,
और नॉर्मल वाला सॉल्ट रॉक सॉल्ट ना फेंके। मैं बल्कि अभी यही पिंक सॉल्ट की बात करने लगी थी, सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में भी पिंक सॉल्ट का जिक्र अच्छा। आया था। हाँ, तो वो मैंने फिर नाजिश से भी पूछा, आपने भी यही रेकमेंड करी? मैं तो अपने पेशेंट्स को वही रिकमेंड करती हूँ, हाँ, पिंक सॉल्ट लें जरूर, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं और वो ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग को भी कम करता है। बिल्कुल ठीक है, दैट इज हेल्दी, दैट्स हेल्दियर, इजीली दस्तयाब है, तो आप आराम से जो है उसको। बिल्कुल, पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पिंक सॉल्ट। ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नाजिश बताइएगा, ड्रिंक बन गई, इसकी रेसिपी। तो मैंगो मिंट ड्रिंक बनाया, उसके लिए मैंने किया, मैंगो लिया, मैंने उसका पल्प निकाला, पल्प के अंदर मैंने मैंगो के चंद एक पत्ते, अगर मैंने एक हाफ बाउल लिया मैंने मैंगो का, तो उसके अंदर मैंने 10 पत्ते जो है ना पुदीने के डाल के अच्छी तरह ब्लेंड किया, उसके अंदर शुगर ऐड की है, और उसके साथ आप कोई भी सोडा या वाटर ऐड करके आप उसमें ज़्यादा सारी आइस डाल के आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगी कि पानी डालिए, सोडा ज़रूरत नहीं है उसमें, एक तो फैटनिंग भी है, लेकिन मज़ा उसमें होता है, मर्जी है आपकी। नहीं, क्लब सोडा भी मिलता है। ओके, यस, क्लब सोडा 0 कैलोरीज बबल्ड वाटर, आपने बताया है काफ़ी दफ़ा। हाँ, बिल्कुल सही, वो भी इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे संडे को मुलाकात यानी कल होने वाली है, इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए, टू द लेबोरेटरी। हाँ, टू द लेबोरेटरी, बिल्कुल। और लोगों को ये वेरिएशन बहुत अच्छी लग रही है। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मुमताज़ अली साहब मौजूद है। ये मुस्कुराहट आप हर सेगमेंट के एंड पे कायम रखें, ये सिग्नल है कि आप आ जाएं, द स्टेज इज ऑल योर्स। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। ब्रेक के बाद, बल्कि प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद है। इतने मज़े की खुशबू आ रही है सालन की। मुमताज़ अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं नाजिश की तरफ बढ़ूंगी कि किस चीज़ की खुशबू है, क्या डाला गया है इस हांडी में, लेकिन ब्रेक के बाद हमें जिस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी एंड देन वेरी टैलेंटेड एज वेल ब्रेन एंड ब्यूटी का एक बड़ा खूबसूरत इम्तजाज नज़र आता है जब हम नायाब यूनस की बात करते हैं। शी इज़ अ पेंटर, और पेंटिंग में जो इनका जॉनरा है ये आपको खुद बताएंगी इम्प्रेशंस के ज़रिए जो है, और भी डिटेल्स हैं। मैंने कहा कि मैं गलत ना कहीं तसलसल में बोल दूं, तो ये अपनी ज़बानी खुद बताएंगी। लेकिन पिछले 7-8 सालों से, मोर देन 7-8 ईयर्स नाउ, शी इज़ बिन एसोसिएटेड, और पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी तो वैसे भी ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे बड़े सग़ीर में अगर बात करूँ, पूरी दुनिया में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किसी भी डिग्री में मास्टर्स करें। मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट रही हूँ, मास्टर्स उधर से किया है, तो आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वैसे ही वो बच्चे अपनी मिसाल आप होते हैं, स्टैंड आउट करते हैं। तो वी हैव विद अस नायाब यूनस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कैसी हैं आप? आई एम गुड। बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। बिल्कुल। अब और हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, बैक इन 2005 की 2006 की मैं बात करी हूँ, तब वो कैंपस बिल्कुल अलग था। वो बाद में जाके, अब माशाल्लाह अब तो जाके वो प्रॉपर एक कैंपस बन गया, लेकिन थोड़ा सा अलग था, हेल्थ सेंटर के साथ था। तो हमारी ऊपर वाली स्टोरी में वो होता था, और हमने जब कैंटीन जाना होता था तो मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं पैदल चल के जाऊँ, तो अब्बा ने ड्राइवर दिया हुआ होता था गाड़ी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी, क्योंकि आपको पता है कि वो एरिया सारा इतना सिक्योर है माशाल्लाह, कि स्टूडेंट्स तो वॉक करके भी वो ब्रिज बने हुए जा रहे होते थे। तो मेरी एक दफ़ा ख्वाहिश थी, फिर मैंने अब्बू से इजाज़त लेके कहा कि मुझे प्लीज़ जा लेने दें, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो वो आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपके अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए आइए देखते हैं।
जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है द वेरी टैलेंटेड नायाब यूनुस। नायाब, अब आपके जो काम में, पेंटिंग में डिफरेंट रंग नज़र आ रहे हैं। कहीं पे हम इम्प्रेशंस के तौर पे लैंडस्केप्स भी देख रहे हैं, कहीं पे चेहरे भी नज़र आते हैं, फूल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जिस अकीदत और एहतराम के साथ शुरू में हमने देखा कि आपने खूबसूरती से अपना एहतराम में जो पेंटिंग्स की हैं, थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली वो मेरी पर्सनल अटैचमेंट है उसके साथ, कैलीग्राफी के साथ। मैंने इतना लर्न उसके बारे में नहीं किया, लेकिन जिस तरह मैंने स्पिरिचुअलिज्म को अंडरस्टैंड करना शुरू किया तो मुझे बड़ा फैसिनेट की कैलीग्राफी, तो मैंने उसकी तरफ भी काम स्टार्ट किया। इम्प्रेशनिज्म के अंदर मैं पेंटिंग्स करती हूँ। इम्प्रेशनिज्म में ये है कि आप डिटेल्स में नहीं जाते हो, आप पर्सपेक्टिव में जाते हो। बैक एंड के ऊपर जब आप दूर से चीज़ देखते हो तो उसमें बड़ी डेप्थ नज़र आती है और आपको फ्रंट पे कुछ भी ऐसे नज़र नहीं आता। तो मेरी कलर्स और उसके ऊपर ज़्यादा ग्रिप थी, तो जब कैलीग्राफी वाली साइड पे मैं गई तो फिर उसके साथ ब्लेंडिंग मैंने साथ में किया, और अब मैं ज़्यादातर प्रेफर वही करती हूँ। आपने देखा होगा अल्लाह और इसके मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और बड़े खूबसूरत अंदाज से उसमें वो एहतराम भी नज़र आ रहा था। लेकिन मुझे पता है कि फी पेंटिंग कितना टाइम दरकार होता है? इट डिपेंड्स कि किस टाइप की चाहिए आपको। आई थिंक 1 वीक में हो जाती है। 1 वीक में। अच्छा, अब कुछ इसमें म्यूरल्स भी थे जो मैंने स्कूल्स और डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए उन पे पेंट किया हुआ है, तो उसको तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए। बिल्कुल सही। एक आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन क्या हो सकती है? कहीं से भी, किसी शख्स से, किसी चीज़ से, किसी नज़ारे से इंस्पायर हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक एक चीज़ होती है? आई थिंक उसको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको अपने आप से इंस्पायर होना चाहिए। जो भी लाइफ सिचुएशंस उसकी होती हैं ज़िंदगी में, जिन जिन रास्तों से वो गुजरा होता है, तो उसी को एक्सप्रेस करे तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को भी अंडरस्टैंड कर सकता है और लोगों से भी उसके रेफरेंस से अच्छे से बात कर सकता है। तो आप में कॉन्फिडेंस भी उसी चीज़ से आता है। तो अगर आप लोगों को कॉपी करेंगे, इधर उधर देख के करेंगे, तो उसमें वो डेप्थ नहीं होती है। तो मैं तो इसी तरह ही काम करती हूँ कि जो मुझे जिस चीज़ को मैं फील करती हूँ, मैं उसको एक्सप्रेस कर देती हूँ अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल सही। मुमताज़ साहब, सिंगर के लिए भी तो इंस्पिरेशन, किसी भी काम के लिए, लेकिन अभी चूंकि ये क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड्स हैं, सिंगिंग में भी तो फिर यही होता है ना कि डिफरेंट क्रिएशन होती है जी, सिंगिंग में भी क्रिएशन है। एग्जैक्टली, क्रिएटिव वर्क है दोनों ही। बिल्कुल सही। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक, इंस्पिरेशन जी। वो आप जी जी इंस्पायर आपको किया। जी जी बिल्कुल। मुलाकात तो हुई होगी? मुलाकात भी हुई जी। वो बताइए ना ज़रा। मुलाकात जब उनका एक था 95 से 97 तक, मैं फिर उनके बहुत करीब रहा हूँ। उनके साथ इनके आना जाना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। फिर उनकी डेथ के बाद फिर उनका स्टूडियो था, उसको रन करना शुरू किया। फिर जब स्टूडियो में हम लोग होते थे तो फिर म्यूजिशियंस वगैरह आते थे। इकबाल साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत हमारे सीनियर हैं। ऐसा ही है। ठीक है। तो इन लोगों के पास बैठ के फिर थोड़ी इंस्पिरेशन हुई, सुना, म्यूज़िक सुना, खान साहब को सुना, वो फिर थोड़ा गाने का शौक शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। इकबाल भाई ने तो मैडम के साथ भी जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए प्रोग्राम तरन्नुम प्रोग्राम, ऐसा ही इकबाल भाई, लेजेंड। और जग्गू भाई भी हैं। मुझे मैं चाहती हाँ जी, हाँ जी। हूँ जग्गू भाई का भी दिखाएं। जग्गू भाई हाथ खड़ा करें प्लीज। शाहिद भाई ना खड़े कर दें हाथ। बहुत बड़े लोग हैं ये, बड़े लोग हैं। बिल्कुल ऐसा म्यूजिक ही, इंडस्ट्री में जस्ट बहुत बड़े लोग हैं। ट्रू, आई वाकई में बिल्कुल। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें इंस्पायर करती थी? वो मोस्टली उनका टाइम जो था सिर्फ म्यूजिक में गुजरता था। ठीक है। अक्सर खामोश रहते, लेकिन जब दोस्तों में बैठते तो फिर वो हंसते खेलते थे, मजाक करते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। कोई ऐसा मशवरा उन्होंने आपको दिया हो, या अगर नहीं भी उस तरीके से बिठा के दिया, कोई ऐसी चीज़ जो आज भी आपने उनसे सीखी है? बहुत सारी होंगी बातें, लेकिन सर फहरिस्त। एक्चुअली उस वक्त मुझे गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, तो उनके जो मैनेजमेंट थी, ऑफिस मैनेजमेंट, वो मैं करता था। ठीक है। फिर उनकी डेथ के बाद फिर जब उनको सुना बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर थोड़ा गुनगुनाने का शौक़ हुआ, लेकिन मैंने खान साहब को सुना बहुत ज़्यादा सुना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा नायाब, मैं ये देखती हूँ ज़ाती तौर पे, एक वक्त ऐसा था कि पेंटर्स पेंटिंग्स तो करते थे, आर्टिस्ट, लेकिन पेंटिंग्स को बस सिर्फ महज दीवार सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके पीछे जो फिलॉसफी है उसको कोई समझता नहीं था, बड़े कम ज़ौक़ वाले लोग थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है बड़ा शऊर बेदार हुआ है, अवेयरनेस आई है कि बाज़ौक़ लोग
ज़्यादा हो गए हैं, अब समझ रहे हैं कि भाई सिर्फ पेंटिंग वॉल हैंगिंग के तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी, इसकी फ़िलॉसफी को भी समझना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही है। मोस्टली लोग घर डेकोरेशन के लिए उसमें हाँ। इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है वो तो मतलब आप देखेंगे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो रेवोल्यूशंस में, जितनी भी वर्ल्ड रेवोल्यूशंस आई हैं उसके अंदर उनके काम हैं। इंटरनेशनली आर्टिस्ट, आप यूरोपियन आर्टिस्ट देख लें या जितने भी हैं, वर्ल्ड वॉर के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ पे भी मुग़ल एम्पायर के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो आर्ट हमेशा से जो है वो प्रोमिनेंट फिगर रहा हुआ है, लेकिन अब जाके अनफॉर्चुनेटली जो है वो घरों तक महदूद हो गया है। और बाकी मुझे लगता है कि इतनी डार्क पेंटिंग्स आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ये अभी रीसेंट अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की मेरी, कि आप जो चीज़ देखते हैं आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप नेगेटिव किसी पेंटिंग को आप पोर्ट्रे करेंगे, हाँ, बनाएंगे, exactly, हाँ। तो वो आपको वही नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस करेगी। बिल्कुल सही, आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ आएगी। सही। आपकी पेंटिंग्स को देख के लोग समझ पाते हैं जो मायनी है, मीनिंग है उस पेंटिंग का, फिलॉसफी है, या हर किसी की अपनी। अच्छा ये भी होता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो पेंटिंग बना देते हैं। अब वो आर्टिस्ट हो सकता है किसी और नज़रिए से उसको पोर्ट्रे कर रहा है, मैं देखूंगी, मैं किसी और नज़रिए से, आप देखेंगी, वो एक तजस्सुस का एलिमेंट रहता है। लेकिन आपका जॉनरा ऐसा है कि जो आपने बनाया है वही पोर्ट्रे होना चाहिए टेक्निकली। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी और नज़रिए से देखा हो देखने वाले ने? बिल्कुल, आई थिंक हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है और उसको उसी तरह से देखना चाहिए कि उसको देख के क्या फीलिंग आ रही है, वो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है उस चीज़ से। तो आर्ट वो महदूद नहीं है कि मतलब आपने डिस्प्ले पे पेंटिंग लगाई है और आप साथ साथ एक्सप्लेनेशन दें उसको कि ये चीज़ है। तो एग्जीबिशंस पे लोग आते हैं डिफरेंट, तो वो अपनी आपने वो समटाइम्स ये होता है आपने वो सोच के नहीं पेंटिंग बनाई होती है, लेकिन अगला बंदा वो इतनी डेप्थ में उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वो उसकी अपनी डेप्थ होती है फिर। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुमताज़ साहब कि उस पर बार्गेनिंग अच्छी नहीं लगती। फल सब्जी में चले जाओ ना, मैं सादा सी घरेलू सी मिसाल दे रही हूँ, अब आप अंडे खरीदने जाएंगे उसमें बार्गेनिंग नहीं होगी मिसाल के तौर पे। फिर इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खरीदते हैं, बार्गेनिंग में फिक्स प्राइस है तो है। उसी तरह करते 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 अब जब हम पेंटर्स की पेंटिंग की बात करते हैं उसमें भी बार्गेनिंग अच्छा नहीं लगता करते हुए। आपने जब एग्जीबिशंस की तो कभी ऐसा हुआ बार्गेन किसी बायर ने किया आपके साथ कि भी थोड़ा सा कम कर दें? करते हैं लोग करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। करते हैं एग्जैक्टली, करते हैं बार्गेन कि हम अगर आपसे मतलब 3-4 पेंटिंग्स बनवाएं तो आप उसको फिर प्राइस थोड़ी लो कर देंगे, हम आपसे ज़्यादा वो तो बनवा चले लें। ठीक है, लेकिन अगर एक कभी ऐसा हुआ कोई इंटरेस्टिंग वाकया कि कोई एक पेंटिंग किसी ने खरीदी और उस पर इतनी बार्गेनिंग की, आपने कहा कि मैंने पेंटिंग देनी नहीं, ये भी होता है आर्टिस्ट मूडी होते हैं, कहते हैं हमने देनी नहीं, जाओ। नहीं, मैं इस तरह का भी काम किया ही नहीं है। मैं रेफरेंस वर्क करती हूँ मोस्टली, ठीक है, और एडवांस पेमेंट्स लेके, तो मतलब एक आप प्रोसेस के थ्रू काम करें तो वो आपके साथ में सैप्स नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। पहली एग्जीबिशन याद है? पहली एग्जीबिशन यस, अलहमरा में। मैं उस टाइम पे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो स्टूडेंट एग्जीबिशन थी, उसमें डिस्प्ले हुई थी मेरी पेंटिंग। बिल्कुल सही। कैसा लगा था? एंड देन यू वर अ बहुत अच्छा स्टूडेंट, लगा था यार। तो बच्चों ने जो साथ आपके स्टूडेंट्स थे, क्लास फेलोज थे, उनका कैसा रिएक्शन था? सबका बहुत अच्छा रिस्पांस था, और जो मेरे टीचर्स थे वो जजेस थे वहाँ पे, तो वो आपको और ज़्यादा प्राउड फील होता है। सईद अख्तर बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे मैंने आर्ट क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस उनके स्टूडियो जाके ली बस। हुई तो हैं। फिर अगर आप सईद साहब की हैं स्टूडेंट तो बाकी कहानी बात की है भाई, ये बड़ी बात है। उनके क्या तासुरात रहे हैं आपके काम के बारे में? उनको वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो नॉर्मली लोग पोर्ट्रेट्स और इस साइड के ऊपर काम करते हैं, तो इम्प्रेशन में उन्होंने जब देखा कि इसका इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे उसी में वक़्फ़ किया कि आप इसी पे फोकस करो क्योंकि ये आपका अच्छा है। और जिस बंदे के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो आई थिंक चाइल्डहुड से वो चीज़ आपके साथ चल रही होती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो। बिल्कुल सही। तो एज के साथ आप जब डिफरेंट सिचुएशन से लाइफ में गुजरते हो तो वो पॉलिश होती है चीज़ आप में। बिल्कुल सही। तो अब आके अब मैं फील करती हूँ कि शायद यही मेरा वो है, क्या कह लें कि आर्ट की जो फॉर्म, इसी को मैं फॉलो करना चाहूँगी, इसी जॉनरा को आप करना चाहोगे। exactly. अच्छा, कहते हैं ये हमने देखा भी है, सुना भी है, जितने बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो आर्ट को आप देख रहे हैं, किसी पेंटिंग को अगर या शाहकार को आप देख रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप यूजुअली एग्जीबिशंस में भी जाते हैं तो पीपल डोंट टॉक, दे फील। मैंने भी आपको ये बात की वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप अगर जब तक पेंटिंग को महसूस नहीं करेंगे, बात करने से तो उसका मुझे लगता है असर ही खत्म हो जाता होगा।
पेंटिंग एक ऐसी फील्ड है कि उसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी क्रिएटिव साइड्स है जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। पोइट्री हो गई या एक्टिंग, ये सब कुछ, ये भी क्रिएटिव साइड ही है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्रेस बोलने के थ्रू करना है। और पेंटिंग में आप जितना खामोश होगे उसकी उतनी डेप्थ में आप जाओगे, उसको उतना अंडरस्टैंड करोगे। बिल्कुल तो, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इतने साल माशाल्लाह हो गए हैं एंड यू वर्किंग सक्सेसफुली, आप क्या समझते हो कोई भी पेंटर बन सकता है? ये भी एक ऐसा हुनर है कि जो बस कुछ लोगों में मौजूद हो सकता है? नहीं, आई थिंक कोई भी बन सकता है, क्योंकि आर्ट, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमें सिखाया गया कि एक लाइन भी किसी ने लगाई है ना किसी कैनवस के ऊपर, वो भी एक आर्ट है। वो उसको भी एक्सप्लेन कर सकता है कि ये लाइन उसने क्यों लगाई है। लेकिन अगर आप डिफरेंट स्पेसिफिक उसकी बात करें कि अगर लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, इस सब के अंदर अगर किसी ने स्पेशलाइज करना है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो आपको सीखना पड़ेगा। उसकी एक टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, और वो जब आप सीखते हो तो उसके साथ ज़्यादा पॉलिश हो जाते हो आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा पेंटर बनने के लिए क्या सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए? मुशाहिदा होना चाहिए, डेडिकेशन तो होती है ऑब्वियसली। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड आर्टिस्ट और अ पेंटर? आपको जो भी आर्ट की रिलेटेड इंटरनेशनली जितने आर्टिस्ट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जितनी बारोक आर्ट या जिसने रेनेसांस की पूरा एक आर्ट हिस्ट्री है, वेस्टर्न भी और यहाँ की भी, पाकिस्तान की भी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका और ही एक सोचने का एक अंदाज होता है, वो फिर पॉलिश होकर चलता है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक वो तो साथ साथ ही है। बिल्कुल सही। नाज़िश, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे, एंड आई एम श्योर सारी ख़वातीन और बच्चियाँ अग्री करेंगी, खाना भी तो बजाते खुद आर्ट का एक ऐसा फॉर्म है। खाना बनाना आसान काम नहीं है, सारी चीज़ों को बनाना, मिक्स करना, एंड प्रोडक्ट नमक मिर्च में ऊंच नीच हो जाए। तो मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे ख़वातीनों साथ लगता है कि मुमताज़ भाई ऐसा ही कि नहीं, ये भी तो क्रिएटिविटी है। हर किसी के हाथ में जायका नहीं होता। हाँ, अलबत्ता माँ के हाथ की चोरी या माँ के हाथ का बात ही कुछ और, वो तो कुछ और बात है। लेकिन तो कुछ ममता होती है ना, वो उनकी मोहब्बत होती है, इसलिए उसमें तो टेस्ट आएगा। तो फिर आपके हाथ में जो जायका है वो भी मोहब्बत की वजह से है? नहीं, ये आप आर्ट कह सकती हैं। आर्ट कह सकती हैं, या दिल से कह सकती हैं। नाज़िश, मुझे बताओ, व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड कुक, गुड शेफ? जो गुड शेफ़ है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसमें पेशेंस होने चाहिए, ठीक है। एक उसे मोहब्बत से बनाना चाहिए, ठीक है। तीसरा, उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। जिस चीज़ का जितना टाइम है उसे उतना टाइम देना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो खाने में जो है वो फिर वो नहीं वो नजर आ जाता है खाने का। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, जो हमें शुरू में खुशबू आई थी, आपने इसको इसी तरह सर्व करी, ये क्या है और बताइए प्लीज। अच्छा, ये मैंने ढाबा स्टाइल कढ़ाई बनाई ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर मैंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा डाला है। सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद मैंने चिकन डाला है। जब चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिए। जैसे टमाटर थोड़े से गले, मैंने उनका छिलका उतार दिया और मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया। स्पाइस में मैंने इसमें सिर्फ हल्दी, हल्की सी रेड चिली पाउडर और नमक और काली मिर्च डाली, और उसको मैंने अच्छे से भूना। लास्ट पे मैंने दही और ग्रीन चिली डाल के उसको मैंने सर्व कर दिया। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। और इसको खाएं भी इसी डिश के अंदर तो ज़्यादा मज़ा आएगा, प्लेट में डालने का मज़ा नहीं होता। एक्चुअली हर बर्तन का अपना टेस्ट होता है, ऐसा ही है। इसलिए जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसके अलग अलग बर्तन होते हैं, उस वजह से उसका टेस्ट निकलता है। बिल्कुल सही। और नायाब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और मुमताज साहब हमारे साथ, बिल्कुल वेरी गुड, माइक पकड़ लिया इन्होंने, आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने, शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और अभी मैं देख रही थी डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार साहिबा जो हैं, ये खुद भी इतनी पतली और ज़्यादा हो गई, स्लिम और स्मार्ट हो गई। पतला होना नहीं होता है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अल्फाज का खुद ही इस्लाह करते हुए, माशाल्लाह ग्लो भी स्किन कर रही है और हेल्दी वे में जो है, अगर आप अपने वजन को कम करें तो ये अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं आपको टाइटल ऑनर था कह रही थी, वो मैं कह रही थी कि कंधों से और फेस से आप माशाल्लाह और बेहतर लग रही हैं। थैंक यू आप खुद क्या कर रही हैं ये बता दें।
देखिए एक तो ये कि मैंने पोर्शन कंट्रोल किया है। ओके। मतलब मैं उसके ज़रा थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि आपको स्ट्रिक्ट डाइटिंग है इस तरह। आई हैव नेवर डन कीटो डाइट्स और मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं की। ठीक है। क्योंकि उसमें आपके स्किन, बाल, ये चीज़ें बहुत ख़राब होती ठीक है। है। तो मैं हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि पोर्शन कंट्रोल, इसके अलावा एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ और कुछ लाइपोसक्शन मैंने की है कुछ पार्ट्स की जहाँ पे स्टबर्न फैट था, तो ये सारा है। बिल्कुल सही। और ये बड़ा ज़रूरी है अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट हों, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हों, और अगर आप खुद उस तरह प्रेजेंटेबल तो नहीं, लेकिन जैसे जाहिर बात है आपको देखते साथ ही तो लोग अंदाज़ा लगाते, तो आप पे तो डबल प्रेशर होता होगा। हाँ डेफिनेटली, लेकिन मेरे जिस चीज़ को मैंने ऐसे प्रेशर लिया वो ये था कि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ भी है, ठीक है, हाइपरटेंशन भी है और कार्डियक इश्यूज भी हैं। तो जब आप वेट इंक्रीज करते हैं तो आपकी 95% बीमारियां जो है उसकी पीछे कॉज ओबेसिटी है। बिल्कुल सही। तो वो मुझे यही था कि जाहिर है अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री भी इतनी स्ट्रांग है इन चीज़ों में, तो मुझे ज़ाहिर ज़िंदगी तो जितनी आपकी है उतनी है, लेकिन आपको उसको हेल्दी वे में जीना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। आपके जिस्म का कर्ज भी होता है। अब मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे करने में बहुत आसान है। अब हमारे पास जिस तक लोग आते हैं या ख़वातीन आती हैं तो आम तौर पे दे रियलाइज एट द एज ऑफ 50-55 कि जी अब हम पाँव के नाखून नहीं काट पा रहे, हाँ, अब हमारी ये चीज़ नहीं हो पा रही, हमारे बच्चों की शादी हो रही है और हमें अब ये टेंशन है कि अच्छा अब हमारे ये काम छोटे छोटे कौन कई करेगा। खवातीन से खड़ा नहीं हुआ जाता। बिल्कुल घुटनों में, गोडों में दर्द इतनी होती है। हमने बल्कि एक आंटी की लाइपोसक्शन की और वेट लॉस पे लेकर गए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने घर की सीढ़ियाँ 7 साल के बाद चढ़ी हूँ, 7 साल के बाद अपने ऊपर वाले पोर्शन। लेकिन डॉक्टर साहबा फिर इसमें ये है ना कि अग्रेसिव आपने वेट लॉस ट्रीटमेंट्स पे तो नहीं जाना। नहीं, देखिए शायद आपको याद होगा जब हम लास्ट मिले थे, मेरा जो जर्नी है दैट इज़ अराउंड 8 to 9 months। ठीक है। मैंने ये नहीं कि एक महीने में मैं नीचे ले आई। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि आपने कहा कि स्किन भी ठीक लग रही है उसमें अगर आप नीचे अचानक आएंगे फिर आप हर चीज़ डैमेज बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आपने ये भी देखना होता है कि बाकी ऑर्गन्स भी आपके सेफ रहें। जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं डाइटिंग पे, जीआईटी तबाह हो जाता है, ठीक है, आपको अल्सर स्टार्ट हो जाते हैं या किडनी के इश्यूज हो जाते हैं, ये मेडिसिन के थ्रू होता है। इसीलिए आपके वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक सही। है। आपका पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दिया है, जिसमें जो आर्टिफिशियल शुगर है बिल्कुल वो, सही। इसके अलावा फिजी जितने ड्रिंक्स हैं वो सब। अच्छा, और ये मैं आपको बताऊं ख़वातीन हज़रात, शुगर आप शुरू के 10 दिन आप ज़रा थोड़ी मेहनत कर लें कि ना खाएं पिएं मीठा, कम कर दें या ना खाएं, तो जैसे बैलेंस एक हो सके। उसके बाद अगर आप, जैसे मैं हूँ, चाय में चीनी नहीं लेती, कॉफ़ी में भी चीनी नहीं लेती, इस गर्मी में तो कॉफ़ी नहीं मैं पीती, बट स्टिल, या ग्रीन टी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मुझे कोई चीनी वाली चाय देते तो मुमताज़ भाई मैं तो कहती हूँ कि ये क्या मैं पी रही हूँ। हालांकि जब मैं पिया करती थी चीनी वाली चाय तो बहुत नॉर्मल चीज़ लगती थी। तो इसलिए ख़वातीनों के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा करनी पड़ती। दिल बड़ा करता है कि भाई क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि मीठा ना हो, खाना ना हो, लेकिन एतदाल के साथ खाएं तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, इसी तरह स्किन की केयर की हम बात करें, उसमें भी तो बैलेंस है ना, ओवरडू नहीं करना। अब ये जो मौसम है गर्मियों का, और गर्मी ज़्यादा है, हीट वेव भी है, बाहर भी निकलना है, काम काज भी करने हैं, ड्यूटीज़ पे भी जाना है, प्यारा भी लगना है जो हर किसी का हक है। क्या ख्याल रखना चाहिए बच्चे बच्चियों दोनों को, अगर फीमेल्स की बिलखसूस बात करें? हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। है। ठीक है। आपने सिंपल सा एक टेस्ट होता है, आपने अपनी ये हाथ की स्किन लेनी है, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जब आप इसको छोड़ेंगे ये फ़ौरन वापस चली गई, इट मीन्स यू आर इनफ हाइड्रेटेड। ठीक है। अगर ये टाइम लेती है वापस जाने में, तो इसका मतलब ये है कि आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है। ठीक है। ठीक है। यू नीड टू गेट हाइड्रेटेड। मुमताज़ भाई करें ज़रा, चेक करें, मेरा तो सही जा रहा है। मेरा भी सही जा रहा है। ये देखें, तबीर आप भी करें, मेरा भाई वो भी करें, हमारे कैमरा बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये हो गया एक टिप। तो ठीक है। और उसके अलावा जाहिर है कि आपकी स्किन भी ये साइंस शो करती है कि अगर ड्राइनेस आ रही ठीक है। ठीक है, या आपको लग रहा है कि अच्छा, एक चीज़ इसको बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ऑयल आना फेस पे या पसीना आना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड है। ठीक है। ठीक है। ये नहीं कि आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, आपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है, लेकिन आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स के साथ करना है। ओके। ठीक है। आपने ऑयली सब निकाल देने हैं, अपनी प्रोडक्ट्स चेंज कर लें। ठीक है। जो भी आपकी होम केयर की प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आपके सर्दियों से वाली डिफरेंट होती हैं, गर्मियों वाली डिफरेंट ठीक है। होगी। उसके अंदर भी जो आप मेकअप में भी आ रहे हैं तो उसके अंदर वो आप लेंगे जो ऑयल बेस्ड ना हो। ठीक है। सन ब्लॉक मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। कोटिंग्स करें, 2-2, 3-3 कोटिंग्स करें घर ठीक से है। बाहर निकलने से पहले। यानी कि आप जिस वक्त निकलने लगे हैं, यू नो कि जी अभी मैंने आधे घंटे में निकलना है,
आप लगाएं सन ब्लॉक, उसके बाद फिर कोई 15-20 मिनट का दोबारा कोटिंग करें। और सिर्फ मुंह या गर्दन पे नहीं, to all हाथ और exposed. पैर पे Yes, भी, yes, yes, to जो all जो स्किन एक्सपोज हो रही है। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि मुंह आपका लगे और हाथ पांव भी आप ही के लगे, हाँ, तो फिर ये कि आपको जो जो हिस्सा चाहते हैं कि आपका अपना ही लगे, उस सब पे लगाएं। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप हाथ का, मैंने कहा मैं हाथ का ख्याल रखती हूँ। मैं रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट सिर्फ हाथों और पैरों की मुशक्कत होती है कि किस तरीके से ख्याल रखना, डिफरेंट क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स वगैरह जो होता है, तो वो फिर रिजल्ट शो ऑफ करता है। और फिर इसीलिए आपको ख्याल रखना चाहिए सिर्फ फेस और नेक का नहीं, हाथ पैर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी बच्चियों के देखें कि वो तैयार हुई हुई होती हैं, लेकिन एकदम से जब पैर पे नज़र पड़ती है तो नाखून ख़राब होते हैं, नेल पॉलिश ख़राब होती है, या पैर मैच नहीं कर रहे होते रंग उनका। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप एसेसराइज बेहतर तरीके से कर लें। एसेसराइज का मतलब सिंपल कपड़े पहन लें, लेकिन एसेसरीज अच्छी होंगी ना तो आप प्रेजेंटेबल लगोगे। और दूसरा उसके अंदर होता ही है कि अगर आप जिस तरह पाँव या हाथ आप गंदे रख रहे हैं, तो ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा ही ठीक है, आपके नाखून टूटे हुए हैं या आपके इस तरह, तो ज़रा ऐसी जगहों पे बैक्टीरियाज या आपकी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत आराम से वहाँ पे पल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। जितना क्लीन होंगे आपके जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे मुश्किल होता है इन्फेक्शंस का होना या किसी किस्म के प्रॉब्लम्स का होना। वेल हाइड्रेटेड स्किन पे आप ये देख लें, अक्सर बड़ी ख़वातीन को आप देखें तो उनकी एड़ियाँ बड़ी बुरी तरह से फटी होती हैं, क्रैक हुई होती क्रैक्स होते हैं, हाँ। और इतने डीप क्रैक्स होते हैं कि अब वो ये ऐसे भी नहीं है कि वो 2-3 दिन मॉइस्चराइज करेंगी तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये केयर्स वो हैं जो आपने शुरू से करनी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये देखें, आप कोई ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपने शोरूम से निकलवाई, आपने अब उसके बाद कहा कि जी कंपनी से मैंने इतनी महंगी गाड़ी ली है, मैंने तो ना इसको धोना है ना मैंने मेंटेन करना है, ये तो जी अब इसको ऐसे ही रहना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो आपकी ह्यूमन बॉडी है जिसको आप 24/7 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इसको इसी तरह से ही कर लें कि देखिए इसका कर्ज है आपके ऊपर, आपने इसको उतना ख्याल रखना है जितना इसको चाहिए है। नहीं तो फिर जाहिर है डेफिनेटली अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे एक वक्त में आके आपको तंग करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवर स्वेटिंग है, पसीने को ख़त्म तो करना मेरा नहीं ख्याल नेचुरल कम किया जा सकता है। क्या वो इंजेक्शंस हेल्दी हैं कि नहीं? क्योंकि पसीना तो एक नेचुरल है ना, वो एक कुदरती तौर पे आपके जिस्म में से टॉक्सिन्स और सॉल्ट निकल रहा है, तो अगर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो वो तो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल ख़त्म तो खैर होता भी नहीं है। जिस वक्त ये हम उसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की हथेलियों में आता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के पाँव की जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आ रहा होता है, और कुछ लोगों के बगलों में आ रहा होता है, और ये बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर है कि उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग भी होता है, और ये उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा होता है पसीना आना। हाँ, ठीक है। हम जब उसमें बोटॉक्स लगाते हैं तो भी वो 100% हम बंद नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी एक स्पेशल असेसमेंट है कि जिसको हम ये कहते हैं कि इफ़ दे आर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ हाइपर हाइड्रोसिस फिर हम करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल हम अगर पसीना है तो उसको हम नहीं करते, क्योंकि हाथों में पसीना आना इज नॉट नॉर्मल। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें मेरे हाथ में पसीना आया, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगी, नहीं वो तो फिर हाँ, तो वो आप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, मैं भी नहीं, शर्मिंदगी एम्बैरेसमेंट होती है। तो उसके लिए कोई टेस्ट होता है पहले के, ये देखेंगे आप, या बस जो पेशेंट आता है बस उससे बातचीत करके? उसमें हमारा एक सिंपल सा आप कह लें वॉक इन टेस्ट ही होता है कि उसमें हम ये जो कॉर्नफ्लोर होता है वो डालते हैं और उसके ऊपर बायोडीन साथ। अच्छा, तो वो जहाँ जहाँ हमें वो पर्पल कलर में नज़र आता है तो इस मीन कि यहाँ पर ज़्यादा आपके जो ग्लैंड्स है वो एक्टिव है। ठीक है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है। ठीक, फिर हम वहाँ पर बोटॉक्स लगाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब जो हीट वेव ज़्यादा है उसमें हमने सन ब्लॉक तो लगा लिया, पानी का भी इस्तेमाल कर लिया कि अल्लाह ना करे डिहाइड्रेशन ना हो, मेकअप का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्तेमाल से मुराद ये कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं इस हीट वेव में, अगर मेकअप करके हमने बाहर जाना है, और मेकअप उतारने का भी तरीका हमें पता होना चाहिए। हाँ, उसमें ये है कि अगर आप मेकअप करें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वही जिस तरह मैंने बात की है कि आप स्टिक्स पे आ जाएंगे, आप लिक्विड फाउंडेशन को अवॉइड कर लें, पाउडर बेस्ड पे आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोगों को ये लग रहा होता है कि अच्छा हमने मेकअप कर लिया तो वी डोंट नीड सन ब्लॉक। बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन आपने सन ब्लॉक उसके ऊपर भी लगाना है, थोड़ा सा लेके हल्का सा ऊपर लगा लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अब आप जब आ गए हैं तो क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह अक्सर लोग ये होता है कि निगलेक्ट कर देते हैं कि अच्छा जी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगा हुआ है वो चल बैठे हुए, ऐसे नहीं करना, आप उसकी प्रॉपर क्लेंजिंग करें। अच्छा वाइप से अक्सर लोग साफ़ कर रहे होते हैं तो मैं उनको मना करती हूँ कि ना करें, वो ज़्यादा अंदर चला जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, उसका तरीका ये है कि माइसेलर वाटर आता है, ठीक है, वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, नहीं है आपके पास रोज़ वाटर ले लें। बिल्कुल सही, अर्के गुलाब बेस्ट, मैं तो अर्के गुलाब इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपने ज़्यादा थिक कुछ लगाया हुआ है तो कोकोनट ऑयल, ठीक है, आप उससे साफ़ करके रोज़ वाटर से साफ़ करें और 3-4 दफ़ा साफ़ करें। बिल्कुल ठीक है। जब तक आपको ये नहीं लगता कि आपके हाथ में आने वाला कॉटन पैड है बिल्कुल उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कलर नहीं आ रहा,
तो इसका मतलब है वो क्लीन है। फिर आप जाएं और मुंह धोएं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, मेकअप करने से पहले भी आप कर सकते हैं और जब रात को आप करें तो भी आइस प्लंजेस ज़रूर करें। अच्छा, यानी बर्फ में? हाँ, आपने बाउल में किसी में बर्फ ली, ठीक है, थोड़ा पानी डाला, बर्फ ज़्यादा ली, उसमें फ्यू सेकंड्स के लिए फेस को डिप करें। ठीक है। आपके पोर्स क्लोज होंगे तो क्लॉगिंग्स नहीं होंगी। मुमताज भाई ये कर सकते हैं कि नहीं? मुमताज भाई के लिए भी जरूरी है। हाँ हाँ, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपने किया है वैसे ऐसा कभी? नहीं, वैसे मैंने कभी बहुत रिलैक्सिंग होता है। बर्फ मंगवाए इनके लिए प्लीज, अभी देखते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके आप दिखाएंगे। वैसे मैं गर्मियों के मौसम में ये करती हूँ, मैं प्रोग्राम में आने से पहले घर ही में एक बोल बड़ा सा लेके, वैसे या मैं इधर मंगवा लेती हूँ, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा प्याला है, पूरा मुंह फिट आ जाता है। और मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ, मैं 10 सेकंड 15 सेकंड में, जितना इजीली होता है, जितना इजीली हो आप जाए। 3-4 बार कर लें, हाँ। ठीक है, आप निकालें, फिर डिप कर लें, फिर थोड़ी देर के लिए डिप रहने दें, फिर निकाल लें। और उससे फायदा ये होता है कि जो स्वेलिंग होती है, आप सो के उठ के आ रहे होते हैं आराम वो करके, भी तो सब swelling settle। और मेकअप बड़ा अच्छा टिक जाता है। पोर्स बंद रहते हैं आपके, वो जो आपकी क्लॉगिंग हो रही थी ना, खुले पोर्स हैं, मेकअप किया सब अंदर जी आपका इनकॉर्पोरेट हो गया और अब आप कह रहे हैं जी मेरे तो दाने निकला है, मेरा ये हो गया, वो चीज़ें नहीं होंगी आपको। बिल्कुल ठीक, ठीक है, आप एंटी एजिंग बहुत अच्छा है वो। बिल्कुल सही। और जिनको एक्ने हो इस मौसम में, अब एक तो गर्मी, पसीना, दाने भी निकल रहे हैं, पस वाले दाने हैं, इन्फेक्शन, वो क्या बच्चियां करें फिर? अक्सर लोगों के साथ ये इस वजह से भी होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह भी अगर फ़र्ज़ करेंगे हम यहाँ पर हैं, एसी चल रहे हैं, हम बाहर निकलेंगे, बहुत शदीद गर्मी होगी, फिर हम अचानक एसी में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, आपकी स्किन को टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने ठीक में। है। अब उस दौरान जितना कुछ आपकी स्किन के ऊपर है वो सब वहीं बंद हुआ, और अब क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज तो हैं ही हैं, ठीक है, वो आपकी एक एज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फेवरेबल मौसम है बैक्टीरियाज को फ्लरिश करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। यस, आपने क्लीन रहना। दूसरा एक बहुत सिंपल सी टिप है, आप मुल्तानी मिट्टी, एवरीबॉडी नोज, best, ठीक है, best। कुछ मत डालें उसमें कि जी हमें दही डालना है या नींबू डालना है या रोज़ वाटर डालना है, कुछ भी ना डालें। सादा पानी मिक्स करें, 10 मिनट के लिए दिन में एक दफ़ा लगा लिया करें, आपको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सुकून मिल जाएगा। और जिन बच्चियों को ज़्यादा एक्नी के इश्यूज़ हैं, तो नीम के पत्तों के साथ आप थोड़ा सा उनका एक्सट्रैक्ट निकाल लें या उन्हीं को साथ पीस लें, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नीम के पत्ते एज इट इज ही बस पीस आप के उसके अंदर डाल, किसमें, मुल्तानी मिट्टी में? मुल्तानी मिट्टी में। अच्छा, ओके, मुल्तानी मिट्टी में मिक्स किया, उसमें पानी डाल दिया या अर्के गुलाब, और वो आपने लगा लिया। हफ्ते में कितनी दफ़ा? आप 2 दफ़ा कर लें, बहुत अच्छा है। ये जिनको जिनको पित्त या acne एक्ने है, ठीक acne है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, एज ऑलवेज जीती रहे, खुश रहें। शेफ नाजिश, आप बैठी रहें, प्रेजेंटेशन हो गई है, थैंक यू सो मच। आपका भी, मुमताज़ भाई भी मौजूद है, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इनसे गाने की दरख्वास्त ज़रूर करनी है, लेकिन उससे पहले ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में हमें याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। द स्टेज इज़ ऑल योर्स। आ जाइएगा मुमताज़ भाई।